जी स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है? सब लोग ऑनलाइन हो जाएं प्लीज। ये हमने लास्ट स्लाइड कहाँ पे छोड़ी थी, अगर किसी को याद हो? लास्ट स्लाइड हम लोगों ने कहाँ पे खत्म की थी? मेरे ख्याल से हम लोगों ने वैलिडेशन की बात कर रहे थे, और वैलिडेशन किस तरह से होती है डेटे की, हम लोगों ने वहां से बात करनी है। हमने हेल्थ की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, असेसमेंट की भी पढ़ी थी। डायग्नोसिस भी पढ़ा था। ये पढ़ लिया था मेथड्स ऑफ वैलिडेशन, यहाँ से पढ़ना है ना हम लोगों ने? हाँ जी अरूज, निमरा, मेथड्स ऑफ वैलिडेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। कहता है रीचेकिंग योर ओन डाटा थ्रू ए रिपीट असेसमेंट, मतलब कि हम बार बार क्या करेंगे, रिपीट असेसमेंट करेंगे। वैलिडेशन की नहीं थी, वैलिडेशन की बात कर रहे थे हम। आगे चले गए थे, डायग्नोसिस पे चले गए थे क्या? नहीं, डॉक्यूमेंटिंग भी नहीं हुआ था, पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं, अभी हमने वहीं से पढ़ना है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमने वैलिडेशन से ही पढ़ना है। हाँ जी तलहा, आप बताएं, वैलिडेशन से हमने स्टार्ट करना है। तलहा किधर है आप? जेनिफर, मेथड्स ऑफ वैलिडेशन में होता है रीचेकिंग योर ऑन डाटा थ्रू ए रिपीट असेसमेंट। ठीक है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। रीचेकिंग योर डाटा, हम डाटा को रीचेक करते हैं, रिपीट असेसमेंट करते हैं। अब स्लाइड शो हो रही है ना आप लोगों को? ओके। कहता है फॉर एग्जाम्पल टेक द क्लाइंट्स टेम्परेचर अगेन विद द डिफरेंट थर्मामीटर। मिसाल के तौर पे अगर थर्मामीटर, एक थर्मामीटर से टेम्परेचर ज्यादा आया और दूसरे से कम आया, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक से ज्यादा हम किसी और थर्मामीटर, कोई और थर्मामीटर यूज कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि वो उस थर्मामीटर में कोई इश्यू था जिसने बुखार ज्यादा बताया है, या वाकई हमारी हमारी अपनी गलती है, मतलब ह्यूमन काइंड फॉल्ट है, मशीन फॉल्ट है, क्या वजह है। इसलिए हम एक से ज्यादा दूसरे थर्मामीटर से चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द क्लाइंट्स टेम्परेचर अगेन विद द डिफरेंट थर्मामीटर। ठीक है। क्लैरिफाई डाटा विद क्लाइंट बाय आस्किंग एडिशनल क्वेश्चन, और फिर हम क्लाइंट से कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ऐसा हुआ, मतलब मिसाल के तौर पे अगर पहले बुखार की हिस्ट्री के साथ आया, तो हम पूछ लेते हैं कि क्या पहले आपको कभी बुखार रहा है, पहले आपको कभी खांसी रही है, पहले कभी आपको कोई इस किस्म का इश्यू आया है। इफ क्लाइंट इज होल्डिंग हिज एब्डोमेन, अगर क्लाइंट अपना वो एब्डोमेन होल्ड कर लेते हैं, द नर्स में एज्यूम ही इज हैविंग एब्डोमिनल पेन। ठीक है। अगर वो बार बार अपना पेट अंदर की तरफ खींच रहा है या डिस्टेंशन हो रही है, तो उसको पता चल जाएगा कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन हिज एब्डोमेन। तो नर्स को चाहिए कि वो उसको रीअसेस करे, रीअसेस करने के बाद उसको जो है वो रिकन्फर्म करे और साथ साथ उससे पूछे कि हैव यू एनी इश्यू इन योर एब्डोमेन। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने उसके ऑब्जेक्टिव जो उसके ऑब्जेक्टिव जो उसका डाटा है या ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, उसने अंदाजा लगा लिया कि देर इज गोइंग समथिंग रॉन्ग इन हिज एब्डोमेन। ठीक है। सो वो डिस्कम्फर्ट फील करता है। वेरीफाई द डाटा विद अनदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है। हम फिर वेरीफाई करते हैं उस डाटा को अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से। फॉर एग्जाम्पल आस्क मोर एक्सपीरियंस नर्स टू लिसन टू द एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स यू थिंक
यू हैव जस्ट हर्ड, ठीक है। फिर हम किसी किस्म की और एबनॉर्मल साउंड्स को चेक करते हैं। कंपेयर योर ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स विद योर सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स टू अनकवर द डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स को अपनी जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स है उसको अनकवर करते हैं अपनी सब्जेक्टिव फाइंडिंग के साथ। सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स के साथ हम उसको अनकवर करते हैं, ठीक है। इफ द क्लाइंट स्टेट दैट ही नेवर गेट्स any time in the sun yet his dark wrinkled stunted skin, you need to validate the client's perception of never getting any time in the sun. Okay, चले क्लास, आप मुझे बताएं कि वैलिडेशन का क्या पर्पस है। अगर आप लोग वैलिडेट करेंगे तो कैसे वैलिडेट करेंगे डेटा को। यू हैव 2 minutes, you have 2 minutes to give me answer. आप डेटा को वैलिडेट करेंगे तो कैसे करेंगे। सारे बच्चे मुझे अपना अपना आंसर दें 2 मिनट के अंदर अंदर।
अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। द नर्स यूजेज ए रिटन और कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट that organizes assessment data systematically. The format may be modified according to the client's physical status. उसके बाद कहता है कि नर्स जो होती है वो ऑर्गेनाइज करती है रिटन डेटा को, जो भी उसने लिया होता है, उसके बाद असेसमेंट करती है उस डेटा की, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट जो होता है वो उसका मॉडिफाइड होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक नर्वस सिस्टम किसी पेशेंट की असेसमेंट कर रहे हो, उसके बाद किसी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कर रहे हो, तो वो थोड़ी डिफरेंट होती है। मतलब हर पेशेंट की जो डिजीज है वो डिजीज वाइज वो डिफरेंटली बिहेव करता है, ठीक है। सो आपका जो फॉर्मेट होता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिजीज होता है, ठीक है। तो पेशेंट की डिजीज के मुताबिक ही आपने उसकी ऑर्गेनाइजेशन करनी है। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट। याद रखेंगे डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द नर्सिंग प्रोफेशन। अगर आपने कोई चीज पेशेंट को एडमिनिस्टर की है फिजिशियन के ऑर्डर के ऊपर और आपने अपने नर्सिंग नोट्स के अंदर उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, ठीक है, वट एवर यू हैव टू प्रोवाइड इट फिजिकली एंड सिनेरियो ये हो जाता है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो कीप इन माइंड के सारा का सारा ब्लेम आप पे आ जाता है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली आई एम ऑल्सो LLB ग्रेजुएट, मैंने लॉ भी किया हुआ है, तो मैं इन चीजों की बहुत ज्यादा कायल हूं कि जो भी चीज आप अपने हाथ से करें उसको आप रिटर्न के अंदर जरूर लेके आए, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन ही नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन ही ऐसी चीज है कि जो आपको उस चीज से बचा सकती है, जो आपको लीगली सिक्योर कर सकती है, ठीक है। और अगर अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट में लेके नहीं आए हो, अपने साइन नहीं किए हैं, आपने एक्टिविटी जो भी की है परफॉर्म किया और उसको आपने डॉक्यूमेंटिंग नहीं किया, तो समझ लें कि आप लोग यू आर लीगली सू, ठीक है। यू कैन सू, आप पे सू किया जा सकता है, आपको सू किया जा सकता है, ठीक है। आप लीगली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। सो टू कंप्लीट द असेसमेंट फिट द नर्स रिकॉर्ड्स द क्लाइंट डाटा। नर्स को फौरी तौर पे उसको इन राइटिंग लेके आना चाहिए। अगर कल के को कोई मसला होता है तो आप अपना राइटिंग पैड उठा के उसको दिखाएं कि आई हैव डू दिस विद पेशेंट ऑलरेडी, ठीक है। Accurate documentation is essential and should include all the data collected about the client's health status. Data recorded are in factual manner and not interpreted by the nurse, ठीक है। मतलब वो कहता है फैक्चुअल होना चाहिए, फैक्ट बेस होना चाहिए। वो खुद से नर्स कुछ भी इंटरप्रेट करके ना बताए, बल्कि डेटा वाकई ले जो कि लेने का हक है। नर्स रिकॉर्ड द क्लाइंट्स ब्रेकफास्ट, नाश्ता किया या नहीं किया उसके कॉलम में लिखे। इनटेक उसका कितना आ रहा है, यूरिन बैग उसका चेक करें, ठीक है। वो आउटपुट कितना ले रहा है, कॉफी 240 ml, जूस 120 ml, ठीक है। 1 egg rather than an appetite good, ठीक है। मतलब उसकी सारी चीजें उसने साथ साथ बतानी है। अब पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड अ क्रोनोलॉजिकल सोर्स ऑफ द क्लाइंट असेसमेंट डेटा एंड ए प्रोग्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ द असेसमेंट फाइंडिंग दैट आउटलाइन द क्लाइंट्स कोर्स ऑफ केयर, ठीक है। ये चीजें जो होती हैं वो कोर्स ऑफ केयर के बारे में बताती हैं, सारी की सारी जो भी रिकॉर्डिंग आ जाती है असेसमेंट की प्रोग्रेसिव। मतलब इससे हमें कह लें कि स्टेप वाइज हमें चीजों का पता चलना शुरू हो जाता है। इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट एंड फैमिली इज इजीली असेसिबल टू मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम, ठीक है। और अगर बीच में एक फिजियोथेरापिस्ट भी बैठ रहा है, बीच में एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठ रहा है, बीच में एक कह लें कि आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर भी बैठ रहा है, ठीक है, बीच में एक नर्स भी बैठ रही है, तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनती है तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो इस चीज के बारे में ये सारी की सारी अगर आपने डाटा एक्यूरेटली गैदर किया होगा तो वो उसको उसका डायग्नोज बनाने में आसानी हो जाती है, ठीक है। कहता है एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू हेल्प डायग्नोसिस ए न्यू प्रॉब्लम, और न्यू प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए वो एक सोर्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद कहता है डॉक्यूमेंट लेजिबली और प्रिंट नीटली इन अनरेजेबल इंक, ठीक है। और आप उसको लीगली और अनरेजेबल इंक के साथ उसको सारे को मेंटेन करते हो। यूज करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग, और आप करेक्ट ग्रामर और स्पेलिंग यूज करो। यूज ओनली एब्रीवेशन दैट आर एक्सेप्टेबल एंड अप्रूव्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, और हर इंस्टीट्यूशन की जो भी पॉलिसी है, मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, आप शालामार में जॉब कर रहे हो, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, वहां पे जो भी एब्रीवेशंस यूज हो रहे हैं आपने अकॉर्डिंग टू एब्रीवेशंस चलना है, ठीक है। अवॉइड वर्डीनेस दैट क्रिएट्स रिडंडेंसी, ठीक है। मतलब आपने इस किस्म के अल्फाज यूज नहीं करने के जो कि
आपके लिए भी प्रॉब्लम हो और वर्डीनेस शो करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट रिकॉर्ड auscultated gurgly bowel sounds in right upper, right lower, left upper and left lower abdominal quadrants. Heard 36 gurgles per minute. Instead record. मतलब ये ऊपर जो भी आपने बोंगी मारी है वो कहते हैं इस तरह से नहीं आपने रिकॉर्ड करना। अस्कल्टेट कहते हैं स्टेथोस्कोप के साथ पेट के ऊपर रख के साउंड्स को सुनना, बावल साउंड्स को सुनना। गर्गली क्या है? गर्गल साउंड्स प्रोड्यूस करती है, आपने F1 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सब बोंगी मारने की बजाय आपने क्या करना है? बावल साउंड्स प्रेजेंट्स इन ऑल क्वाड्रेंट्स, ठीक है। मतलब ऊपर देखें उसने राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर, इस तरह से नहीं करना। दिस इज अ स्टूपिड थिंग, ठीक है। You have to write in a way vowel sounds present in all quadrants, ठीक है, at 36 per minute. So that's a ideal way, ठीक है। आपने इस तरह से लिखना है। अब देखिए उसने इतना बड़ा सेंटेंस में लिखा और क्या कैसे लिखा, और इसने एक सेंटेंस में लिखा और कैसे लिखा। आगे आ जाता है यूज फ्रेजेस इंस्टेंस ऑफ सेंटेंसेस टू रिकॉर्ड डाटा। फिर आपने फ्रेजेस यूज करने हैं, सेंटेंस नहीं यूज करने डाटा को जब आपने रिकॉर्ड करना है, जब पेशेंट से डाटा ले रहे होना है। मिसाल के तौर पे अवॉइड रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं करनी आपने। द क्लाइंट्स लंग साउंड्स वर क्लियर बोथ इन द राइट एंड द लेफ्ट लंग। इंस्टेड बजाय कि आप करें बायलेटरल लंग साउंड्स क्लियर। मतलब आप क्लाइंट के एक लंग दूसरे लंग को लहदा बता रहे हैं, तो आप क्या करें, आप एक फ्रेज बना लें कि बायलेटरल लंग, बाई का मतलब है दोनों, लेटरल दोनों तरफ के। सो बायलेटरल लंग साउंड्स क्लियर। इज दिस अ फाइन वे? और दूसरे वाला फाइन वे है, ठीक है। रिकॉर्ड डाटा फाइंडिंग्स, नॉट हाउ दे वर ऑब्टेन्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट रिकॉर्ड क्लाइंट वाज इंटरव्यूड फॉर पास्ट हिस्ट्री ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर वाज टेकन। इंस्टेड रिकॉर्ड, इसकी बजाय आप लिखें हैज 3 year हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, ट्रीटेड विद मेडिकेशन, बीपी सिटिंग राइट आर्म 140/186, सॉरी 86, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है। राइट एंट्रीज ऑब्जेक्टिवली विदाउट मेकिंग प्री मेच्योर जजमेंट और डायग्नोसिस, ठीक है। आपने एंट्रीज जो भी लिखनी है वो किसी भी किस्म की प्री मेच्योर जजमेंट नहीं आपने करनी, आपने राइट जजमेंट करनी है। उसके बाद कहता है यूज कोटेशंस, आप कोटेशंस यूज करें। मार्क्स टू आइडेंटिफाई क्लियरली द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्ड क्लाइंट क्राइंग इन द रूम, रिफ्यूज टू टॉक, ठीक है, उससे बात नहीं आपने करनी, ठीक है। हस्बैंड हैज गॉन अ होम। इंस्टेड ऑफ आप कहेंगे क्लाइंट डिप्रेस्ड ड्यू टू फियर ऑफ ब्रेस्ट बायोप्सी रिपोर्ट एंड नॉट गेटिंग अलोंग विद हस्बैंड, ठीक है, कि उसकी ब्रेस्ट बायोप्सी हो गई है एंड शी थिंक्स दैट मी और माय हस्बैंड इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अवॉइड रिकॉर्डिंग द वर्ड नॉर्मल और नॉर्मल फाइंडिंग्स, ठीक है, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। फॉर एग्जांपल, डू नॉट रिकॉर्ड लिवर पल्पेशन नॉर्मल, कि लिवर की पल्पेशन नॉर्मल है। इंस्टेड रिकॉर्ड लिवर स्पैन, ठीक है, मतलब पल्पेशन की बजाय आप यूज करें लिवर स्पैन 10 सेंटीमीटर इन राइट MSCL, ठीक है, एंड 4 सेंटीमीटर इन MSCL। नो टेंडरनेस ऑन पल्पेशन, ठीक है, किसी किस्म का कोई टेंडरनेस नहीं है। रिकॉर्ड करें कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स फॉर ऑल द क्लाइंट सिम्टम्स और एक्सपीरियंस। जो भी उसको साइन सिम्टम आ रहा है, जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, वो आप एज इट इज रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट रिकॉर्ड क्लाइंट हैज ए पेन इन द लोअर बैक, आपने ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, बजाय बल्कि लिखें कि क्लाइंट रिपोर्ट्स एचिंग बर्निंग पेन इन द लोअर बैक, ठीक है, फॉर 2 weeks। पेन वर्सन आफ्टर स्टैंडिंग फॉर सेवरल आवर्स, ज्यादा देर खड़े रहने से वर्स हो जाता है। रेस्ट एंड आइबुप्रोफेन यानी कि ब्रूफिन यूज टू टेक द एज ऑफ पेन, ठीक है। इंक्लूडेड एडिशनल असेसमेंट, इसमें एडिशनल असेसमेंट आ जाती है when applicable. For example, include information about the caregiver or last physician contact, ठीक है, मिसाल के तौर पे आखिरी दफा उसने कब डॉक्टर को चेक करवाया, इस किस्म की इंफॉर्मेशन भी आपने रिकॉर्ड कर लेनी है। आगे है स्पोर्ट ऑब्जेक्टिव डाटा विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, फिर आपने ऑब्जेक्टिव डाटा लेना है विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्टेन ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान आपने ऑब्टेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, when describing the emotional status of the clients as depressed, मिसाल के तौर पे अगर क्लाइंट का इमोशनल स्टेटस डिप्रेशन में है तो फॉलो इट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेज डिप्रेशन इज demonstrated, such as dressed in dirty clothing, avoids eye contact, unkempt appearance and slumped shoulder, ठीक है।
आगे आ जाते हैं स्किल्स रिक्वायर फॉर हेल्थ असेसमेंट। कौन कौन सी स्किल्स हैं जब आपने हेल्थ असेसमेंट करनी है तो वो आपको आनी चाहिए। पहली है कॉग्निटिव स्किल्स, मतलब जहन की स्किल, जहनी स्किल कितनी है आपकी। असेसमेंट इज द थिंकिंग प्रोसेस, इसमें असेसमेंट क्या है, थिंकिंग प्रोसेस है। आगे आ जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाई, हाउ, व्हाट, ठीक है। आगे आ जाता है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, यूज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, आप नॉलेज लेते हो और एक्सपीरियंस लेते हो। फिर आपके पास आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम को, पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्किल्स यूज होती हैं वो आपकी किस में आ जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। विथ साइंटिफिक मेथड, एक्सपीरियंस, इंट्यूशंस, इंट्यूशंस मतलब विद एक्सपीरियंस। साइकोमोटर स्किल्स में असेसमेंट इज डूइंग, ठीक है, असेसमेंट आप करते रहते हो, इफेक्टिव है या इंटरपर्सनल स्किल्स है। उसके बाद कहता है असेसमेंट इज फीलिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है। एथिकल स्किल्स में आपके पास असेसमेंट इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। असेसमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबल रहती है और अकाउंटेबल रहती है प्रैक्टिस के लिए। अब ये देखें, assessment is thinking, assessment is feeling, assessment is doing, assessment is being accountable and responsible for your practice। यानी असेसमेंट आपकी शुरू से लेके एंड तक जाती है, ठीक है। वो सोचना भी है, वो महसूस करना भी है, वो करना भी है और वो जिम्मेदारी भी है, ठीक है। ये सारी चीजें। टाइप्स ऑफ असेसमेंट लास्ट टाइम भी हमने लास्ट उस सेशन में भी पढ़ा था। इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट एंड इमरजेंसी असेसमेंट। मैं बार बार आपको असेसमेंट की टाइप्स, उसकी डेफिनेशन इसलिए रिकॉल करा रही हूँ क्योंकि ये वाइवा में पूछा जाता है। हेल्थ असेसमेंट का वाइवा जब भी होता है, ये मेजर सब्जेक्ट है आपका 200 नंबर का, इट्स 200 मार्क्स सब्जेक्ट, ठीक है। 200 नंबर का वाइवा है जिसमें से 100 नंबर का वाइवा होता है और 100 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। यूएचएस में आपकी इंटरनल एग्जामिनर मैं होंगी अगर मैं आपको थ्रू आउट द ईयर लेके चलूंगी, और एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आएगी, ठीक है। सो असेसमेंट अगर आपसे वो पूछे, उसकी टाइप्स पूछे, तो आपने ये बतानी है इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट, टाइम लैप्स असेसमेंट एंड इमरजेंसी असेसमेंट, ठीक है। इनिशियल असेसमेंट जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि वो इनिशियली जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन होती है, जब वो अभी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर एंटर होता है। इस परफॉर्म व्हेन द क्लाइंट एंटर्स द हेल्थ केयर फ्रॉम द हेल्थ केयर एजेंसी, ठीक है। द पर्पज आर टू evaluate the client's health status, to identify the functional health pattern that are problematic, and to provide an in-depth comprehensive database which is critical for evaluating changes in the client's health status in the subsequent assessment, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब क्लाइंट एंटर हो जाता है तो आप उसकी की पूरी जो हेल्थ पैटर्न है उसको डिस्कस करते हो। हेल्थ पैटर्न को डिस्कस करने के लिए गॉर्डन्स हेल्थ पैटर्न का एक परफॉर्मा आता है, एक क्वेश्चनर बना आता है, एक फॉर्म आता है जिसपे यस नो लिखा होता है, जिसपे आपका नर्वस कुछ क्वेश्चन बने होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं गॉर्डन्स हेल्थ पैटर्न फॉर्म, ठीक है। गॉर्डन्स हेल्थ फोकस्ड असेसमेंट प्रॉब्लम फोकस जो होती है वो रिलेटेड टू प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस पे काम फौरन शुरू हो जाता है। इन फोकस असेसमेंट नर्स डिटरमिन वेदर द प्रॉब्लम विल एग्जिस्ट एंड वेदर द स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम हैज चेंज, इम्प्रूव्ड, वर्सनड और रिजॉल्व, ठीक है। और फोकस्ड असेसमेंट में हम क्या चेक करते हैं, हम डिटरमिन करते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, स्टेटस उसका चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, वर्सन हो रहा है या कोई हल की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद कहता है दिस असेसमेंट आल्सो इंक्लूड्स द अप्रेजल ऑफ एनी न्यू ओवरलुक्ड मिसडायग्नोज्ड प्रॉब्लम इन इंटेंसिव केयर यूनिट में परफॉर्म फोकस असेसमेंट एवरी फ्यू मिनट, ठीक है। अब इस असेसमेंट में क्या होता है, हम अप्रेजल देखते हैं, अप्रेजल देखते हैं और कोई ऐसी चीज जो हमें लगता है कि ओवरलुक हुई हुई है हम उसको स्टडी करते हैं। और इंटेंसिव केयर यूनिट्स में परफॉर्म फोकस असेसमेंट एवरी फ्यू मिनट्स पे चेक करते हैं, ठीक है।
आगे आ जाता है टाइम लैप्स्ड और ऑन गोइंग असेसमेंट। टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट, अनदर टाइप ऑफ असेसमेंट, टेक्स प्लेस आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट टू एवेल्युएट एनी चेंज इन द क्लाइंट फंक्शनल हेल्थ। यानी कि इनिशियल असेसमेंट के बाद जो फौरी तौर पे असेसमेंट होगी वो टाइम लैप्स असेसमेंट होगी। और टाइम लैप्स असेसमेंट के अंदर हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कोई चीज जो हम ओवरलुक कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, गैप छोड़ रहे हैं, उसको कवर करेगी क्लाइंट के फंक्शनल हेल्थ के ऊपर। ठीक है। नर्सेज परफॉर्म टाइम लैप्स असेसमेंट व्हेन सब्सटेंशियल पीरियड्स ऑफ टाइम हैव लैप्स बिटवीन द असेसमेंट। यानी कि खास किस्म का एक दौरानिया जब नर्सिंग असेसमेंट इनिशियल के दौरान का गुजर रहा होता है या गुजर रहा होता है, तो उसके दौरान की जो असेसमेंट होगी वो टाइम लैप्स असेसमेंट होगी। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि टाइम लैप्स करता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक आउटपुट, पेशेंट क्लिनिक विजिट्स, होम हेल्थ विजिट्स, हेल्थ डेवलपमेंट स्क्रीनिंग ईटीसी। ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट। द पर्सन अंडर 35 ईयर्स every 4 to 5 years, a person from 35 to 45 years, 2 to 3 years, person from 45 to 50 years of the age, ठीक है, अंडरगो अ थॉरो हेल्थ असेसमेंट एवरी ईयर। यानी कि इस उम्र के जो बंदे हैं, अगर 35 साल का है तो उसको हर 4 से 5 साल बाद अपना असेसमेंट करवाना है टाइम लैप्स में। अगर वो 35 से 45 साल का है तो उसको हर 2 से 3 साल बाद करवाना चाहिए। और अगर वो 45 से 55 साल का है तो उसको कितना करवाना चाहिए, एवरी ईयर करवाना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे एज ज्यादा हो रही है उसको अपना असेसमेंट करवाते रहना चाहिए। Persons over 55 years may needs assessment every 6 month और less। और जो 55 से above है उनको हर 6 माह के बाद अपना असेसमेंट कराना जरूरी है। 2 कंपोनेंट्स होते हैं हेल्थ असेसमेंट के, हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल असेसमेंट। ठीक है। हेल्थ असेसमेंट आपका एक मेजर सब्जेक्ट है और एक मेजर टॉपिक है, और उसकी आगे से 2 कंपोनेंट है, हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट। सही है। मेथड्स ऑफ असेसमेंट, द प्राइमरी मेथड्स आर ऑब्जर्विंग, इंटरव्यूइंग एंड एग्जामिनिंग। मतलब मिसाल के तौर पे आप पेशेंट के कमरे में गए तो सबसे पहले आपने आंखों से जो देखा वो ऑब्जर्व किया। ठीक है। उसके बाद फिर आपने उससे बातचीत शुरू की तो इंटरव्यू करना शुरू किया। उसके बाद फिर आपने उसका जिस बॉडी के पार्ट का असेसमेंट करना है तो आपने उसको एग्जामिन करना शुरू कर दिया। उसके बाद कहते हैं डॉक्यूमेंट विद हेल्थ असेसमेंट डाटा यूजिंग ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है। अब आपने प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच पे अगर बात करनी है कि वो किस प्रॉब्लम के साथ आया है। हेल्थ हिस्ट्री उसकी देखी 25 तारीख को 8वें महीने पे वो 2012 में आपके पास आया 11 बजे सुबह। ठीक है। मिस्टर एन, कोई भी उसका नाम हो सकता है, इज अ प्लेजेंट 54 ईयर ओल्ड वर्ल्ड विडोवेड सेल्समैन रिजाइडिंग इन कराची। ठीक है। रेफरल इसका क्या है, नन। उसके बाद सोर्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या है, सेल्फ रेफर्ड, खुद से आया है, सीम्स रिलायबल। चीफ कंप्लेंट क्या है, माई हेडेक, उसको बहुत ज्यादा हेडेक हो रही है। ठीक है। प्रेजेंट इलनेस उसकी देखें क्या है, यानी कि मौजूदा बीमारी जो उसके साथ चल रही है वो क्या थी, क्या कहने लगा। कहता है फॉर अबाउट 3 months मिस्टर एन हैज हैड इंक्रीजिंग प्रॉब्लम विद फ्रंटल हेडेक। उसको पिछले 3 महीने से सर में शदीद दर्द रह रहा है। दीज आर यूजुअली बाईफ्रंटल, थ्रॉबिंग एंड माइल्ड टू मॉडरेटली सिवियर। यानी थ्रॉबिंग कहते हैं चाकू मारती हुई दर्द को। ठीक है। चाकू मारती हुई दर्द को, शिद्दत के साथ वो दर्द महसूस कर रहा है और ये हल्की से तेज होती चली जाती है। शी हैज मिस वर्क ऑन सेवरल ओकेजन्स बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड नोजिया एंड वॉमिटिंग। और उसने कई दफा काम पे जाना भी मिस कर दिया है अपने नोजिया वॉमिटिंग की वजह से। हेडिक नाउ एवरेज वंस अ वीक, अब एवरेज है वो वंस अ वीक, हफ्ते में एक दफा। यूजुअली आर रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड लास्ट फॉर 4 to 6 आवर। और ये तकरीबन स्ट्रेस की वजह से होती है और 4 से 6 जो 4 से 6 जो घंटे हैं वो तब तक ये दर्द रहती है। सो दे आर रिलीव्ड बाय स्लीप एंड पुटिंग ए डैम्प टॉवल ओवर द फोरहेड। या तो वो सो जाता है या अपने ये डैम्प टॉवल लपेट लेता है जब दर्द होता है। देयर इज अ लिटिल रिलीफ फ्रॉम एस्प्रिन, डिस्प्रिन की कोई भी गोली खा ले तो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल जाता है। नो एसोसिएटेड विजुअल चेंजेस, मोटर सेंसरी डिफेक्ट्स और पैरास्थेजिया, किसी भी किस्म की उसकी कोई हरकत करने की, देखने की हिस्से मुतासिर नहीं हुई। She thinks her headache may be like those in the part but wants to be sure because her mother died following a stroke। ठीक है। अब उसको लग रहा है कि मेरी माँ की डेथ जो थी वो क्योंकि कार्डिक स्ट्रोक की वजह से हुई थी, तो मुझे भी इसी किस्म की जो थ्रॉबिंग लाइक पेन लाइक जो आ रही है पेन, वो मुझे माइट भी इस वजह से हो सकता है। ठीक है।
तो उस वो एक पेशेंट एक एंटीसिपेट कर रहा है कि ये मेरी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है. शी इज कंसर्न दैट दे इंटरफेयर विद हर वर्क एंड मेक हर इरिटेबल विद हर फैमिली. ठीक है, मतलब इस वजह से वो अपने काम पे नहीं जा पा रहा, अपनी फैमिली को टाइम नहीं वो दे पा रही. ठीक है, शी ईट्स 3 meals a day एंड ड्रिंक्स 3 cups of coffee a day एंड टी एट नाइट. ठीक है, 3 टाइम वो खाना ले रही है, 3 टाइम कॉफी ले रही है और 1 टाइम चाय ले रही है. मेडिकेशन में वो एस्प्रिन ले रही है, यानी डिस्प्रिन 1 से 2 गोलियां एवरी 4 to 6 आवर. ठीक है, वाटर पिल इन द पास्ट फॉर द एंकल स्वेलिंग. ठीक है, नन रिसेंटली. ठीक है, उसकी एंकल पे कोई स्वेलिंग हुई तो उसने वाटर पिल यूज करना शुरू कर दी. एलर्जीज में एम्पीसिलिन आ जाता है. ठीक है, एम्पीसिलिन उसको मतलब एलर्जिक हिस्ट्री जब पूछेंगे तो वो कहेगा कि मुझे या कहेगी कि मुझे एम्पीसिलिन से एलर्जी है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास टोबैको. सिगरेट में अगर पूछे तो अबाउट 1 पैक ऑफ सिगरेट जो है पर डे सिंस एज 18 साल की उम्र से वो पी रही है. 36 पैक्स पर ईयर बन जाते हैं. अल्कोहल में नो इलिसिट ड्रग, किसी किस्म की भी वो अल्कोहल नहीं करती. पास्ट हिस्ट्री में अगर देखें चाइल्डहुड इलनेस है तो मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड नो स्कारलेट फीवर और रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री उसकी नहीं रही. एडल्ट इलनेस की बात करें मेडिकल में तो पाइलोनेफ्राइटिस उसको हुआ था. पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? नेफ्रॉन्स की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं. और नेफ्रॉन क्या होती है? किडनी का जो बेसिक यूनिट है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं. 1998 विद फीवर एंड राइट फ्लैंक पेन, ट्रीटेड विद एम्पीसिलिन. उसको ट्रीट किया गया एम्पीसिलिन से और डेवलप किया जनरलाइज्ड रैश विद इचिंग सेवरल डेज लेटर. और उसके बाद एक्सरे के ऊपर एक्सरे जो थे वो नॉर्मल थे और कोई इन्फेक्शन नहीं शो हुआ. सर्जरी की अगर बात करें तो उसकी टॉन्सिलेक्टमी हुई तकरीबन 6 साल की उम्र में, अपेंडेक्टमी हुई 13 साल की उम्र में. ठीक है, और स्यूचर्स लगे उसको लेसिरेशन के बाद 2001 में आफ्टर स्टेपिंग ऑन ग्लास के ऊपर स्टेप करने से. गाइनियोप्स की अगर हिस्ट्री देखें तो 3303 विद नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज. ठीक है, ये उसकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज हुई हैं. ठीक है, देयर लिविंग 3 लिविंग चिल्ड्रन है उसके. ठीक है, मेनार्की उसको 12 एज के ऊपर. फर्स्ट जो मेंसेस डेट है या पीरियड्स की डेट है उसको मेनार्की बोलते हैं. लास्ट मेंसेस जो है वो 6 मंथ पहले उसको हुए. ठीक है, लिटिल इंटरेस्ट इन सेक्स एंड नॉट सेक्सुअली एक्टिव, नो कंसर्न्स अबाउट HIV इन्फेक्शन. ठीक है, साइकेट्रिक का उसको कोई इशू नहीं रहा हुआ. हेल्थ मेंटेनेंस, ये सारा का सारा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये गॉर्डन हेल्थ पैटर्न पढ़ा रही हूँ. ठीक है, ये गॉर्डन हेल्थ पैटर्न पे इसी तरह से आपके पास कॉलम बना होता है जब आपने उसके ऊपर यस नो टिक करते जाना होता है. हेल्थ मेंटेनेंस, इम्यूनाइजेशन, मतलब छोटे होते हुए इम्यूनाइजेशन हुई या नहीं, ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई गई, ईयर अनसर्टन टेटनस के शॉट्स दिए गए. ठीक है, 1991 के अंदर. फॉरवर्ड विद फ्लैंक पेन, बेटा कहते हैं जो किडनी की पेन होती है ना वो फ्लैंक एरिया होता है, उसको फ्लैंक पेन बोलते हैं. स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं लास्ट पैप्समियर. पैप्समियर खास किस्म का जब औरतें 40 से ऊपर गुजर जाती हैं, फीमेल्स जो होती हैं यूके यूएसए में उनका पैप्समियर करवाया जाता है क्योंकि वो सर्वाइकल कैंसर की तरफ मूव करती हैं. सो एवरी 40 प्लस वुमेन का जो है वो पैप्समियर होता है 2008 के अंदर. और नॉर्मल एंड नो मैमोग्राम टू डेट. मैमोग्राम मतलब ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट का जो भी आप एग्जामिन करवाते हो वो मैमोग्राम होता है, एक्सरे. उसके बाद फैमिली हिस्ट्री में क्या देखते हैं? फादर डाइड एट द एज ऑफ 43 इन द ट्रेन एक्सीडेंट. ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई उनकी. मदर डाइड एट द एज 67 फ्रॉम स्ट्रोक, वो स्ट्रोक से डेथ हो गई. हैड वेरिकोज वेन भी था उनको. एंड वन ब्रदर 61 विद हाइपरटेंशन. ठीक है, उसको हाइपरटेंशन थी, अदरवाइज वेल. सेकंड ब्रदर 58 ईयर का है, वेल एक्सेप्ट फॉर माइल्ड आर्थराइटिस है उसको. वन सिस्टर डाइड इन इन्फेंसी ऑफ द अननोन कॉज. ठीक है, एक सिस्टर थी जो कि बचपन में ही उसकी डेथ हो गई. हस्बैंड डाइड हुआ एट द एज ऑफ 54 ऑफ हार्ट अटैक. ठीक है, उसके बाद हस्बैंड की उसकी डेथ हो गई. डॉटर उसकी 33 ईयर है, उसको भी माइग्रेन है. ठीक है, अदरवाइज वो ठीक है. सन उसका 31 ईयर का है, उसको भी हेडेक है. ठीक है, एंड नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज. किसी भी किस्म की कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है उसकी डायबिटीज की, ट्यूबरक्लोसिस की, हार्ट की, किडनी की.
एंड कैंसर या एनीमिया, एपिलेप्सी और मेंटल इलनेसेस, इस किस्म की कोई भी मेंटल इलनेसेस उसको नहीं है। आगे आ जाता है उसके बाद पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री। Born and raised in Las Cruces, finished high school, married at the age 19, worked as a sales clerk for 2 years, then moved with husband to Islamabad, had 3 children, returned to work 15 years ago because of the financial pressure. Children all married 4 years ago. Mr. N died suddenly of the heart attack, leaving little saving. Mrs. N has moved to small apartment to be near her daughter. ठीक है, Isabel's husband John and has an alcohol problem. ठीक है, ये आगे से उसके हस्बैंड की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज और डाइट में अगर बात करें तो गेट्स लिटिल एक्सरसाइज, डाइट हाई इन कार्ब्स, सेफ्टी मेजर्स, यूजेस सील्ड बेड रेगुलरली, यूज सनब्लॉक, मेडिकेशन kept in unlocked medicine cabinet, cleaning solutions in is unlocked cabinet below sink. Mr. N shoot gun and box of shells in unlocked closest upstairs. ठीक है, यानी ये सारी वो उसकी आप हिस्ट्री ले रहे हो और इस तरह से ही आपने लेनी है पेशेंट की हिस्ट्री। ठीक है, ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रही, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट कि हाउ टू टेक अ हिस्ट्री। गेटिंग माई पॉइंट? इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा क्लास? आगे आ जाता है रिव्यू ऑफ सिस्टम जनरल, हैज ओरिएंटेड अबाउट 10 IBS इन द पास्ट 4 years। ठीक है, मतलब इतना वेट उसने क्या किया लास्ट पास्ट में उसने गेन किया। स्किन पे नो रैश और अदर चेंजेस। ठीक है, हेड, आई, ईयर, नोज, थ्रोट, हेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, HEENT, हेड, आई, ईयर, नोज, थ्रोट। सी प्रेजेंट इलनेस, नो हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी। अब आईज हैं, आईज रेडिनेस, ग्लासेस for 5 years. Last read glasses for 5 years. Last check I 1 year ago. 1 साल पहले चेक करवाया था। ठीक है, किसी किस्म की कोई सिम्टम्स नहीं है। ईयर्स की हेयरिंग गुड है, कोई टेनाइटिस नहीं है, वर्टाइगो लाइक इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपने देखनी है। नोज साइनसिस की अगर बात करें तो ओकेजनल माइल्ड कोल्ड, नो हे फीवर, साइनसिस ट्रबल, थ्रॉट में और माउथ एंड फेरिंक्स, सम ब्लीडिंग गम्स रिसेंटली, लास्ट 2 डेंटल विजिट्स एंड ओकेजनल कैंकर सोर, किसी किस्म का मुंह का कोई भी छाला नहीं बना, सोर कहते हैं छाले को, कैंकर मतलब मुंह के छाले। नेक की बात करें तो कोई भी लंप नहीं है। ठीक है, उसके बाद गॉइटर नहीं है, पेन नहीं है, स्वेलिंग नहीं है। ब्रेस्ट की बात करें, ब्रेस्ट में भी कोई लंप नहीं है, पेन नहीं है, डिस्चार्ज नहीं है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्पोरेडिकली, वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करती हैं। रेस्पिरेटरी में नो कफ, कोई कफ नहीं है, वीजिंग साउंड नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है। लास्ट चेस्ट एक्सरे उन्होंने 1986 में ST विंसेंट हॉस्पिटल से करवाया, जो कि अनरिमार्केबल था। लंप कहते हैं गिल्टी को बेटा उर्दू में। ठीक है, अब प्रोट्रूजन होती है। कार्डियोवास्कुलर में देखें तो नो नोन हार्ट डिजीज। ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर, लास्ट ब्लड प्रेशर टेकन इन 2006। नो डिज्निया, ऑर्थोपनिया, चेस्ट पेन, पैल्पेशन, हैज नेवर हैड एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और ECG वगैरह। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की अगर बात करें तो क्या भूख अच्छी है, नोजिया वॉमिटिंग तो नहीं होता बेटा। लंप कहते हैं किसी भी प्रोट्रूजन को। ठीक है, किसी भी मैस को, एक्स्ट्रा मैस को जो कि बाहर की तरफ प्रोट्रूड होता है या इनसाइड द बॉडी होता है, गिल्टी जिसको कहते हैं उर्दू में। व्हेन स्पेशली टेंस, नो डायरिया और ब्लीडिंग, नो पेन, जॉइंटस, गॉल ब्लैडर और लिवर। ठीक है, यूरिनरी में नो फ्रीक्वेंसी, डिसयूरिया, हेमाचूरिया, फ्लैंक पेन, नॉक्चूरिया। ठीक है, जेनिटल में कोई भी विजाइनल या पेल्विक इन्फेक्शन तो नहीं है। डिस्पेरियूनिया। ठीक है, डिफिकल्टी ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड यूरिनेशन। पेरिफेरल वास्कुलर में अगर देखें, वेरिकोज वेन तो नहीं, जैसे कि उसकी माँ को भी थी। वेरिकोज वेन क्या होती है कि आपकी वेन जो होती है वो ब्लूइश हो जाती है। इन बोथ लेग्स ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। For 10 years, he has died swollen ankle after prolonged standing. Wears light elastic pantyhose. Tried water pill 5 months ago, but it did not help much. No history of phlebitis or leg pain. Musculoskeletal में भी mild itching, low back pain, often after a long day work. No radiation down legs. Used to back exercise put now. Psychiatric की भी कोई हिस्ट्री नहीं है। डिप्रेशन, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, सोशल हिस्ट्री,
न्यूरोलॉजिकल में कोई सीवियर नहीं है, मोटर नहीं है। डिस्पेरियूनिया बेटा कहते हैं पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी, इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिमाटोलॉजी में भी कोई एनीमिया नहीं है, गम्स ब्लीड नहीं है, इजी ब्लीडिंग नहीं है। एंडोक्राइन में भी सारे के सारे उसके थायराइड ट्रबल तो नहीं है, टेम्परेचर इंटॉलरेंस तो नहीं है, स्वेटिंग तो नहीं है, और सिम्टम्स ऑफ कोई डायबिटीज तो नहीं है, ठीक है। फिर आप हम आगे स्टार्ट करेंगे कि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हमने कैसे करना है। यहाँ तक आ गया था आपका हिस्ट्री टेकिंग, ये है आपकी सारी की सारी हिस्ट्री टेकिंग। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू डू फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मिस एन, ठीक है। फिजिक्स यानी कि आपने अपने पेशेंट का कैसे करना है। अब आपने अपने पेशेंट की हिस्ट्री बिल्कुल इस तरह से लेनी है जैसे मैंने ली। हाउ टू डू फिजिकल एग्जाम वो हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने हिस्ट्री कैसे लेनी है। इस सेशन की कुछ समझ आई है, कुछ मतलब पता चला है कि किस तरह से हेल्थ हिस्ट्री टेकिंग कैसे होती है, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग का पता चल गया सबको। इंफॉर्मेटिव था आज का सेशन। चले फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। अटेंडेंस सारे दे दे, मैं अटेंडेंस लगाने लगी हूँ आप लोगों को। प्लीज अटेंडेंस देते जाएं।